हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्लास 9th बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस। तो जो क्लास 9th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, वो बायोलॉजी का टोटल सिलेबस आपको मिलेगा इस पे। और आपको विश्वास कि आपको जितना भी 9th की बायोलॉजी का टोटल सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा। और आप एक एक वीडियो क्रम से करके आपको मिलती रहेगी पर डे। डेली एक एक वीडियो आपको 9th की मिलेगी और आप एक एक वीडियो देख करके पढ़ करके उसे रिवाइज करके एक बार ना समझ आए उसे दूसरी बार या तीसरी बार, जितनी बार आपको देखना हो, कंसेप्ट क्लियर करना हो बाबू, अब उतनी बार वीडियो को चला करके पुनः एक एक बार आप देख सकते हैं कंप्लीट। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की हर एक वीडियो रहेंगी जिसमें आपको एक एक टॉपिक का कंसेप्ट पूरा टोटल कंप्लीट मिलेगा। ठीक है ना, किसी तरह का कंफ्यूजन और किसी तरह का डाउट नहीं होगा। यदि आपको चैनल बाबू बढ़िया लगेगा और लगेगा कि नहीं हम आपको आपका जो टोटल सिलेबस है उसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं और अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं और आपको कोई डाउट या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, अगर मान लीजिए दिक्कत होती है वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि अगर किसी चीज का मतलब अगर आपको डाउट क्लियर करना है या समझना है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और विश्वास दिलाते हैं कि किसी तरह का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में मैक्सिमम जिन लोगों को देना हो या जो लोग आपसे परिचित हो उनसे जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वीडियो आपकी टोटल 9th एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस आपको टोटल निःशुल्क मिलेगा इस चैनल पर। किसी भी वीडियो को आप देखने के लिए 1 रुपये का किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगना है और न 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। आप अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छे से पढ़िए, किसी तरह के कोई आपको इकोनॉमिकली एक भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ आपको अपने मोबाइल में देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी बाबू और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छी लगेगी तो, और बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्लास 9th का जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस आपका है, इसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस है या बायोलॉजी का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 यानी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 6 तक है। इसमें देखिएगा पहला जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम भी है और कोशिका की परिभाषा भी है। कोशिका की परिभाषा होती है जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको ये भी कह सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं। और आपका जो चैप्टर है पहला वाला वह यही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं। और इसमें आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका के प्रकार पढ़ने, कोशिका की खोज कब हुई थी, किसने की थी कोशिका की खोज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने प्रकार के लेंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से चीजें कैसे दिखती हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों आप पढ़ेंगे। और इसमें बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, या बैक्टीरियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की कोशिका, प्लांट की कोशिका और एनिमल की कोशिका तीनों पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में आप पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो उसमें पाया जाता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम आपका पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो देखना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 1 आपका है, जिसमें आपको कोशिका की डिटेल स्टडी करनी है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब कोशिका से थोड़ा सा बड़ा होता है तो कोशिका से मिलकर के टिश्यू बनता है। ऊतक के बारे में आपको पढ़ना, जिसको ऊतक कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये परिभाषा यहीं तक कंप्लीट नहीं होती है, इसको कहते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में एक समान होता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है ना, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू उसे कहते हैं जो कोशिकाओं का समूह होता है।
ठीक है ना, जिसकी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, डेवलपमेंट मतलब विकास, और फंक्शन मतलब कार्य, स्ट्रक्चर मतलब संरचना है। अगर सबकी एक जैसी होती है, एक समान होती है, तो उसे कहते हैं टिश्यू। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल इसके बारे में स्टडी होगी कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, और जो हम लोगों की बॉडी है उसमें किस तरह के ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि धरती पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जीवों के अंदर विविधताएं होती हैं। सभी जीव एक जैसे नहीं होते, लेकिन सभी जीव होते हैं। जैसे सभी पौधे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, धान अलग है, गेहूं अलग है, मक्का अलग है, बाजरा अलग है, जोनरी अलग है। ऐसे आप मक्का जोनरी एक ही होता है, भुट्टा उसे आप कहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि बिरवाई में आप किसी भी तरह के सब्जियों में चले जाइए, सभी प्लांट हैं, सभी सब्जियां हैं, आलू है, परवल है, ठीक है ना, भिंडी है, लेकिन सभी हैं प्लांट, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ अंतर है। इसलिए वो भिंडी है, वो करेला है, और वो आलू है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों में मनुष्य है, उसी तरह से गाय है, उसी तरह से भैंस है, उसी तरह से बकरी है, उसी तरह से भेड़ है, उसी तरह से शेर है, उसी तरह से ऊंट है, उसी तरह से हाथी है। लेकिन सभी हैं एनिमल, सभी हैं प्राणी, लेकिन सभी में क्या है, अंतर है। कभी सभी में क्या डिफरेंस है, सभी एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये जीवों में अंतर है, इसको आप कहते हैं डाइवर्सिटी। जीवों में विविधता यानी सजीव जीवों में विविधता, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब सजीवों में विविधता आपको पढ़नी है। इसके बाद चौथा आपको पढ़ना है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार हम क्यों पड़ते हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो जीवनचर्या वर्तमान समय की है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा जो दिन की अवधियां हैं और रात की अवधियां हैं, या फिर हमारा जो जीवन इस टाइम जितनी व्यस्तता में गुजर रहा है कि यहाँ भाग के जाना, वहाँ भाग के जाना, ये करना, वो करना, पढ़ाई लिखाई है, उसी में दौड़ भाग करके आपको यहाँ वहाँ जाना है। जिस तरह से हम स्ट्रेस का शिकार होते जा रहे हैं, तनाव में रहते हैं, पढ़ाई का बोझ है, किसी तरह से खाना हमको सही नहीं मिल पा रहा है, मार्केट के फूड पे डिपेंड है। अब ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो सोसाइटी में हम पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए हमको ये सब मजबूरन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और अगर आप सब खाना पीना पर विशेष ध्यान देते, खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देते, साफ सफाई से खाना खाते, व्यायाम करते, योगा करते, समय से सोते, समय से उठते, तो शायद कुछ बीमारियों का प्रतिशत आपकी बॉडी में कम हो सकता है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको किस तरह से अपने दिनचर्या को बदलना होगा, किस तरह से रहना होगा, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके बाद बाबू आपका जो चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल रिसोर्स। जैसे आपको पता होगा कि ये प्राकृतिक हमने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक है। अब इसको आप भगवान ने बनाया कि किसने बनाया आइडिया नहीं है, हम तो इसमें एक खिलौने की तरफ घूम रहे हैं, कब खिलौना टूटेगा पता नहीं। तो आप ये समझिएगा बाबू कि जो नेचुरल रिसोर्स होता है, जो प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे जो चीज़ें हमको विरासत में मिली हैं प्राकृतिक से, प्राकृतिक हमें दी है, जैसे मान लीजिए अत्यधिक हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं जंगलों से, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें नदियों का पानी मिल रहा है, हमें कोयला मिल रहा है जो नेचुरल एक तरीके से है, जीवाश्मिक ईंधन है, पेट्रोलियम मिल रहा है। ये सभी चीज़ें जो एक सीमित संसाधनों में है, या फिर लकड़ी है जंगलों से कट रही है तो पेड़ नहीं लगाएंगे, सिर्फ लकड़ी काटेंगे तो लकड़ियों का प्रतिशत कम होता जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए हानिकारक भी सिद्ध होने वाला है आने वाले समय में। और उसके बाद बाबू आपको पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 लोग हैं, जब डिवाइड होंगे तो खेत आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर और लोग डिवाइड होंगे तो खेत आपका डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से देखा होगा कि आपके पूर्वज 1-2 लोग थे, उससे पूरा गांव बस गया, और इस तरह से एरिया बढ़ रही है। एरिया का मतलब कि जनसंख्या की आबादी है, जो जनसंख्या पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज कर रहा है। जो आपकी लैंड्स है, जो जमीन है, जो धरती है, जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो डिवाइड नहीं हो रही है, वो जस की तस पड़ी है, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो आप बताओ बाबू कि जब हम लोगों के फूड में अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, फसल की पैदावार बढ़िया नहीं होगी, तो खाए बगैर हम मर जाएंगे। इसका मतलब है कि खेत कम होता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जब खेत कम होगा तो पैदावार कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए फूड जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, वो हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भूखमरी हो सकती है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने जो कृषि के एग्रीकल्चरिस्ट, जो बड़े बड़े जो कृषि से संबंधित जो रिसर्चर हैं, जो वैज्ञानिक हैं,
उन लोगों ने कुछ ऐसे फसलों को इम्प्रूव किया, कुछ ऐसे खाद और उर्वरक को इम्प्रूव किया है जिसकी वजह से हमारे फूड में, फूड रिसोर्स में, फूड के स्रोतों में सुधार हो सके और अधिक से अधिक खेतों में फूड की पैदावार या अच्छे से अच्छे फसल का उत्पादन हो सके, ताकि जो धरती पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो फूड के ऊपर निर्भर हैं, जो खाने के ऊपर निर्भर हैं, उनको फूड आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है नाइन्थ वाले चैप्टर, नाइन्थ क्लास में। तो आप इसके बाद जो देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जो अभी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको कोशिका के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो देखते